मैथ्स यानी गणित जिसमें अगर मगर नहीं होता, सवाल होता है जिसके जवाब तक पहुंचने का एक तरीका और जवाब। सियासत में मैथ्स बदल जाती है और सचमुच की सिंपल मैथ्स को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से नकार देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। गुरुवार को सदन में दो माननीय आपस में अपनी और अपने बच्चों की पढ़ाई पर एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे। पर जनाब, ये संस्थाएं प्रदेश में कहां हैं? कभी सदन में सरकार को आईना दिखाया जाता था, कोशिश होती थी कि यहां की कवायद जनता और विकास के बीच पुल का काम करे। आज मकसद सदन में कुछ भी कर जनता को दिखाना है कि हम ही हैं आपके रहनुमा। वापस गणित पर आता हूं। महिला उत्पीड़न के मामले पर प्रश्न का जवाब आंकड़ों में आया। नेता प्रतिपक्ष ने आंकड़े की घुंडी मरोड़ दी। एक ने दिखाया कमी और एक ने दिखाया मैथ्स का ज्ञान। प्रश्न यह है कि किसी की भी पीठ थपथपाएं तो थपथपाएं क्यों? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी जुड़ रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। पौरुष जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। पौरुष जी, थोड़ा सा मुझे समझाने की कोशिश करें। साल 2022 में 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक 22,074 मामले आए। साल 2023 में 21,087 और साल 2024 में 20,776। तो केसेस कम हुए कि ज्यादा हुए हैं? स्वप्निल जी, देखिए, यदि हम गणित की बात करें, जो प्योर मैथ का सब्जेक्ट होता है, तो निश्चित तौर पे आंकड़ों के लिहाज से आपकी बात वाजिब हो सकती है। परंतु जब हम राजनीति में गणित की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे उस पर कई फैक्टर प्रभावी होते हैं कि जैसा कि आपने देखा कि हमारी सरकार के समय जो FIR जो होती थी वो करना मैंडेटरी होता था। अभी भी है? कोई भी व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति भी नहीं। देखिए, मैं इसी बात कहना चाहूंगा कि अभी भी जो मैंडेटरी है, ये स्वप्निल भाई आप थाने में जाकर के देखिए, आपको बहुत से ऐसे केसेस मैं बता दूंगा कि जहां पर पुलिस जो होती है वो टरका देती है। सबसे बड़ी बात अभी देखिए ना, जो BNS जो आपने मैंडेटरी कर दिया, लेकिन हो कहा रहा है, ये तो आपके वक्त भी कहा जाता था। कह रहा हूँ आपसे, देखिए हमारे समय में तो देखिए मैंडेटरी था, तो वहां पर जो भी जाता था उसकी FIR दर्ज होती थी। लेकिन आपके समय में भी कई ऐसे मामले आए जिसमें मीडिया के इंटरफेरेंस के बाद ही मामले दर्ज हुए। अब इनके यहाँ तो ये तो FIR दर्ज नहीं करने देते। इनके यहाँ तो स्थिति होगी कि देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली बेटियां इनके खुद की पार्टी के सांसद के खिलाफ धरने में बैठी। एक बेहद शर्मनाक और निंदनीय घटनाक्रम अलवर में सामने आता है, जिसमें पीड़ित को FIR कराने के लिए दिनों तक प्रदर्शन करना पड़ता है अपने हस्बैंड के साथ। मीडिया ने जब ये खबर चलाई, उसके बाद राजधानी से ये आदेश जाता है कि भाई FIR तो दर्ज करो। ये कब हुआ? ये गहलोत राज में हुआ। मैं कह रहा हूं आपके समय में भी आपने मैंडेटरी कर दिया था, लेकिन मैंडेटरी था कहां? देखिए स्वप्निल भाई, मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूं आपसे कि देखिए, इस चीज को नापने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप न्यायालय में आपके जो भी सोर्सेज हो, वहां पे आप इस बात को पता कीजिए कि 156 CRPC के तहत जो इस्तिगासा होता है, उसके मार्फत जो भी आम जनता रिपोर्ट दर्ज करवाती है, उसके आंकड़ों में कमी आई या बढ़ोतरी हुई। मैं निश्चित तौर पे इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला शासन था, उसकी तुलना में जब हमारा शासन आया तो न्यायालयों में 156 CRPC के तहत दर्ज होने वाले इस्तिगासों में अप्रत्याशित कमी आई थी, जो कि इस बात का सबूत था कि पुलिस थानों में डायरेक्ट FIR दर्ज हो रही है। परंतु आज जो हमारे एडवोकेट साथी होते हैं, हम उनसे पूछते हैं तो निश्चित तौर पे उन एडवोकेट साथियों के पास 156 CRPC के तहत FIR दर्ज कराने का काम बढ़ा है उनके यहाँ पे। अच्छा, तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा। अब एक सवाल और मैं ले रहा हूँ, एक सवाल और मैं आपसे ले रहा हूँ, एक सवाल मैं आपसे और ले रहा हूँ। एक जवाब दे दूं, एक पूरक मेरा जवाब रह जाएगा, एक पूरक जवाब रह जाएगा शॉर्ट में बोलना। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब आप मामले दर्ज करने का तथ्यात्मक विश्लेषण किया करें, तो इस बात को विश्लेषण जरूर किया करें कि पुलिस थाने में जो FIR दर्ज हुई, उसमें जो डायरेक्ट FIR दर्ज हुई उसकी संख्या क्या है, और जो न्यायालय के आदेश पे जो FIR दर्ज हुई उसकी संख्या क्या है। पर ये तो आपके समय भी सदन में कभी नहीं बताया गया पौरुष भाई, ये तो आपके समय में भी सदन में कभी नहीं बताया गया। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ये कहते हैं कि अप्रैल 2024 में महिला उत्पीड़न के 2,861 मामले आए और मई 2024 में 4,088, एक महीने में 43% की वृद्धि, और इसके हिसाब से वो 6% कमी की बात को नकार देते हैं। एवरेज एक महीने के आंकड़े से निकलता है या 6 महीनों के आंकड़े से निकलता है? मैथ्स क्या कहती है? नहीं, देखिए, मैथ्स तो कहती है, आपकी बात सही है, परंतु कई बार स्थिति ऐसी होती है कि कोई महीना ऐसा होता है। अब ये सरकार ने नया नया काम संभाला, जिस समय चुनाव हो रहे थे,
उस समय निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन जो था वो चुनावों में व्यस्त था, और वो तो चुनाव निश्चित तौर आयोग पे के पास एफआईआर दर्ज नहीं हुई होगी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई होगी। फिर जब सरकारें अपने कामकाज के रूटीन नहीं, कैसे दर्ज नहीं हुई दादा? मैं यही तो कह रहा हूं, एक बात बताइए ना। मई में मैं ये बात अप्रैल और मई की कर रहा हूं। मई में तो आचार संहिता लगी हुई थी ना। अगर मई में 4088 मामले दर्ज हुए तो कहां मामले दर्ज नहीं हो रहे हैं? नहीं तो मामले दर्ज, स्वप्निल भाई मैं यही तो बात कर रहा हूँ आपको कि सरकार जैसे जैसे पुरानी होती है उस पर निश्चित तौर पे दबाव बढ़ता है, उस पे उनको भी पुलिस को दबाव बढ़ाना पड़ता है, जनता का दबाव पड़ता है पुलिस के ऊपर, जनता का नहीं, लेकिन मैं एक बात और जोड़ दूं परोश भाई, मैं एक बात और जोड़ दूं। मैं इतिहास से आपका लाया एक बयान, आपका मतलब पौरुष भारद्वाज का नहीं लेकिन गहलोत राज का एक बयान यहां पर ला रहा हूं कि इनमें से अधिकतर मामले तो झूठे निकलेंगे, है ना? देखिए ये बात, देखिए स्वप्निल भाई मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा आपसे। मैं इस जगह भी मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ। आप जो नेशनल जो क्राइम ब्यूरो जो होता है उस, नहीं देखिए मैं इसी बात को कह रहा हूं आपसे, हमारे यहाँ जब एफआईआर मैंडेटरी होती थी तो पुलिस जांच के बाद में निश्चित तौर पे 50% मामले झूठे पाए जाते थे, परंतु कोई मामला सच्चा होगा झूठा होगा ये जांच तय करेगी या उसके बाद में न्यायालय तय करेगा ना। परंतु पुलिस का फर्ज होता है कि अभी तो आपको वो ये माने कि सदन में अगर कोई आंकड़ा रखा जा रहा है देखिए तो आपको उसको लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मैं आज ही का एक और घटनाक्रम यहां पर कोट कर देता हूं। जांच की बात उठी सदन में, जांच होनी चाहिए। टीकाराम जूली अड़ गए कि मंत्री बोले। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि जांच होगी, ये स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा, लेकिन टीकाराम जूली अड़ गए कि नहीं साहब ऐसा है कि मंत्री जी बोले। अरे जब विधानसभा स्पीकर ने व्यवस्था दे दी कि जांच होगी, उसके बाद मंत्री भी बोले। परोश भाई क्या था ये? मैं स्वप्निल भाई आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं जो अपनी पिछली बात थी उसका एक जवाब मेरा अधूरा रह गया था, मैं वो बात कहना चाहूंगा आपसे। अच्छा, कि जो हमारी जो कन्विक्शन रेट होती है उसके मामले में जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो जो होता है, जो एनसीआरबी हम जिसको बोलते हैं, उसकी साइट पे आप जाकर के देखेंगे कि हमारी सरकार के समय राजस्थान कन्विक्शन के रेट में सबसे ज्यादा हाई था अन्य राज्यों की तुलना में, चाहे वो हमारे शासित प्रदेश हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश हो, और उसकी रेट भी 48% थी। यानी आप इस बात को समझिए कि 100 दर्ज होती है उस पर 48% जो कन्विक्शन होता है वो सबसे हाई था। ठीक है परोश भाई, एक तो मैं अपने दर्शकों से भी माफी मांगना चाहता हूं कि ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है और इस पर ये जरूरी सवाल है इसलिए पूछे जा रहे हैं। हो सकता है आपको इस तरह के टॉपिक्स पर इस तरह की डिबेट्स की आदत नहीं हो, लेकिन ये एक ज़रूरी सवाल है जिनको मैं आज टैकल कर रहा हूं। अगर किसी को बुरा लग रहा हो या किसी को गुस्सा आ रहा हो तो मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगता हूं, लेकिन ये जवाब भी आप सभी के सामने आना ज़रूरी है, इसीलिए ये डिबेट हम कर रहे हैं। सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, 6 महीने में 20,776, ये तो नहीं था आपका वादा, ये वादा तो नहीं था कि इस तरह के आंकड़े आएंगे। अभी स्वप्निल जी आपने ही बताया कि विधानसभा के अंदर मंत्री जी ने रखे है कि पिछले साल का कंपैरिजन करें तो 6% कमी आई है निश्चित रूप से। और अभी हमारी सरकार को 7 महीने हुए हैं, 7 महीने के अंदर हमने राजस्थान के अंदर क्राइम में, अत्याचार में बहुत कंट्रोल किया है। आपने देखा होगा साइबर क्राइम करीबन 45% डिफेंड कर रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं 20,776 महिला उत्पीड़न के मामलों को। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ ना 20,776। मैं देखो झूठ बोलना कांग्रेस की तरह फितरत में नहीं है कि झूठ बोलना कि सब कंपलसरी। अरे सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस से एक चीज कहते हैं ना कि साहब हमने एफआईआर कंपलसरी कर दी इस वजह से, वो उस चीज को तो मैं बोल ही नहीं रहा। ठीक है भाई, ये तो आंकड़े हैं, निश्चित रूप से कोई चीज हुई है कि तो वो सामने है, लेकिन हम 7 महीने के अंदर राजस्थान में सुशासन देने में सक्षम रहे हैं। आपने देखोगे कोई भी घटना होने के बाद में तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो रही है, तुरंत उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है। हम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और निरंतर प्रयास करने का ही एक परिणाम है कि मेव एरिया जहां पे साइबर क्राइम सबसे ज्यादा होते हैं, साइबर क्राइम, वहां पे कम से कम 56 से 60% साइबर क्राइम कम हुए। आप जानते हैं सबसे ज्यादा मामले कहां हैं? कि ये सबसे ज्यादा मामले कहां हैं? अलवर में। दूसरे नंबर 76, आप 50-60% कम हुए ना क्राइम। नहीं, अलवर में अभी भी सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर भरतपुर है। भरतपुर, यही कह रहा हूँ स्वप्निल जी, जो अलवर और भरतपुर सबसे ज्यादा है, लेकिन उनके जो साइबर क्राइम जो हो रहे थे उनमें हमने 60% की कमी की है। निश्चित रूप से कमी की है, वो कांग्रेस को पचा नहीं पाएंगे, कांग्रेस लोग पचा नहीं पाएंगे। अच्छा, आज ये देखिए डिंपल मीणा हत्याकांड का क्या हुआ? करौली वाला
क्या हुआ? चल रही है कार्रवाई, निश्चित क्या रूप से चल पकड़ रही में है? आएंगे। लोग कह रहे हैं सीबीआई की देखिए- जांच करवाओ। कौन पकड़ में आए? आप कह रहे हैं कि तड़ से पकड़ में आ रहे हैं, कहां पकड़ में हाँ, आ रहे हैं पकड़ में। अभी आप डिंपल मीणा कल केस की में क्या घटना हुआ? है कि किसी को अपहरण किया था, उसको 8 घंटे बाद में तो उसको छुड़ा लिया। डिंपल मीणा आप ये केस का क्या देखिए कि हुआ? पेपर लीक में तो अरे साहब 100 से ज्यादा तो गिरफ्तार कर लिया हमने। अरे डिंपल मीणा केस में क्या हुआ? डिंपल मीणा केस के अंदर भी इंक्वायरी चल रही है। कहीं देखो, कहीं सुभाष भी के छुपा हुआ तो होगा ना गोलियां अपराधी, बचा लिया। वो सुभाष के तो छोड़ा नहीं गोलियां जाएगा। बचा लिया। वो अपराधी को पेपर लीक छोड़ा के नहीं जाएगा, मामले में। निश्चित रूप से वो गिरफ्तार होगा। सवाल के दूसरे निश्चित हिस्से पे रूप से गिरफ्तार होगा वो। एक और हिस्से पे आता हूं। पौरुष भारद्वाज आप पर ये आरोप लगा रहे हैं, या कांग्रेस आप पर ये आरोप लगा रही है कि अब कोर्ट के जरिए एफआईआर करवानी पड़ती है, अब उतना आसान नहीं रह गया एफआईआर करवाना। मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ गर्ग साहब। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आप जब कंपलसरी एफआईआर है तो आप थाने में जाइए, निश्चित रूप से। और आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया साहब, आपको जाने की जरूरत ही नहीं, ऑनलाइन सिस्टम है। हमारे बाद में तो हमने सब चीजें ऑनलाइन कर दी, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्ट के जरिए। कुछ केसेस के अंदर ऐसा हो सकता है। ऑनलाइन सिस्टम का क्या होता है सुरेश भाई? आप यूज कर सकते हैं, मैं यूज कर सकता हूं। बात बिल्कुल मैं सही आपसे है। ये कह रहा हूं कि यहाँ आज से 60 किलोमीटर दूर चले जाइए, आपको लगता है भाई कोई कर लेगा? टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज जो छोटा से छोटा बच्चा है ना, वो भी सब समझने लग गया कि किस तरह से मोबाइल को यूज किया जाता है और किस तरह से आप एफआईआर लॉन्च कराई जाती है। वो सब टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप छोड़िए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमने जो 7 साल के अंदर, 7 महीने के अंदर जो सुशासन दिया है, वो कांग्रेस ने 5 साल नहीं दिया। आपने देखा होगा, नहीं, पर ये आंकड़े 2018 से 2023 के बीच में थपथपाने लायक नहीं है। राजस्थान को ऐसा गर्त में बिठाया था, गर्ग भाई, केवल अपनी कुर्सी बचाने के गर्ग लिए। भाई, I am very केवल sorry. कुर्सी बचाने के लिए गहलोत जी ने इस राजस्थान को गर्त में बिठा दिया था, पीछे धकेल में रख लेकिन दिया। ये आंकड़े पीठ थपथपाने लायक नहीं है। मैं इस पर होने वाली गंदी सियासत की भी भर्त्सना करता हूं और मैं इन आंकड़ों की भी नहीं, निंदा स्वप्निल करता भाई, हम कोई वाई नहीं लूट रहे हैं। हाँ। हमने विधानसभा में जवाब दिया है कि ठीक है। पिछले के कंपैरिजन में ठीक है। 6% अपराध कम हुए। ठीक है। महिला उत्पीड़न 6% कम ठीक हुए, है। वो हमने एक जवाब दिया है। ठीक है। हम पीठ थपथपा नहीं रहे। हाँ। हम कांग्रेस की तरह नहीं है ठीक जो है। झूठा वादा करते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है। झूठ बोल के जनता को ठीक है गुमराह गर्ग करने की साहब। कोशिश मुकेश करते हैं। इंदौरिया जी, लेकिन हम नहीं है इस चीज मुकेश इंदौरिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं कि क्या तार्किक चल रहा है विधानसभा में, कुछ समझ में तो आए। मतलब समझ से परे है। अगर आपको यह बताया जाए कि आंकड़े कम है तो कम है, वो तो सदन के पटल पर आंकड़े रखे जा रहे हैं ना, आंकड़े कोई और तो लेकर आ नहीं रहे। ये सरकार ने घर में बैठ के तो फैब्रिकेट किए नहीं है। ये तो वो आंकड़े हैं जो थानों से सरकार के पास पहुंचे होंगे। ये वही थाने हैं जो कभी गहलोत राज में अपने आंकड़े पहुंचाया करते थे। चेहरे तो वही हैं, कौन सी नई भर्तियां हो गई हैं, किया क्या जा रहा है सदन में, मैं ये समझना चाहता हूं। ये दोनों सरकारें, जो पिछली सरकार कांग्रेस की है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी वर्तमान में जो चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर को लेके सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार का विफलता रही कि इस वजह से जनता ने उनको नकारा। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम उम्मीद कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आएगा। आंकड़ों पे तो मैं नहीं जाऊंगा, आंकड़े विधानसभा में क्या दिए गए क्या नहीं गए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के प्रति सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। जो फैक्ट है कि जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करनी चाहिए। शुरुआत गोगामेडी हत्याकांड से बताइए, कौन सा डर फैला अपराधियों में? अगर अपराधियों में डर फैला होता तो गोगामेडी हत्याकांड होता ही नहीं। आपके आने की आहट से तो किसी में डर फैला ही नहीं, इसीलिए तो आंकड़े आ रहे हैं। आप इस चीज को देखिए कि जिस तरीके से ये एग्जाम्पल सेट करते हैं उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है, जो कानून व्यवस्था है, अगर उसको हम आइडियल मानते हैं तो वो चीज आपको राजस्थान में भी लॉ एंड ऑर्डर के अंदर लागू करनी चाहिए। जब तक अपराधियों के अंदर भय की भावना नहीं होगी, आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, व्यापारी शांति से अपना व्यापार नहीं कर पाएगा, तो कैसे काम चलेगा? विधानसभा के अंदर इस चीज को जोरदार तरीके से उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल तथ्यों के साथ सामने आना चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए मेरे सवाल के पहले हिस्से पे वापस आता हूं कि आखिर सदन में ये हो क्या रहा है। पौरुष भारद्वाज जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। ये प्रश्नकाल में महिला उत्पीड़न के केसेस वाला जो सवाल था, वो विधायक इंदिरा मीणा ने उठाया था, ठीक है? उस पर सप्लीमेंट्री लगाने का अधिकार किसको है? और सप्लीमेंट्री जिसको लगानी थी उसकी जगह टीकाराम जूली बीच में किस नियम के तहत आए? अगर आप नियमों पर चलने वाले लोग हैं, आप लोकतंत्र को मानते हैं, अगर आपको लगता है कि संविधान की कॉपी हाथ में लेकर आप संविधान पर चलकर एक नई लकीर खींचेंगे, तो आप संविधान पर कहां चले? पूरक प्रश्न किसका होना चाहिए था और दूसरे ने क्यों पूछा?
स्वप्निल भाई, मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, कई बार लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्थाएं होती है कि चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो, कि जनहित में जो होता है वो एक पार्टियां जो होती है वो सदन में भी और बाहर सरकार में भी एक टीम की तरह काम करती है। मना नहीं कर रहा। आपने देखा होगा कि कई बार किसी विभाग, मैं बोल लूं जरा, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कई बार सरकार में क्या विभाग के मंत्री होते हैं, उनको जवाब देना होता है, परंतु किसी वजह से, अपनी नाकाबिलियत की वजह से या अपनी व्यस्तता के चलते वो जवाब नहीं देते, उनकी जगह दूसरे मंत्री आके जवाब देते ही ना। तो टीकाराम जूली तैयारी रखी थी, आज तो गजेंद्र सिंह खींचर ने एक पॉइंट का जवाब दिया परुष भाई। टीकाराम जूली जी की जगह डोटासरा जी या फिर कोई अन्य सदस्य, माननीय सदस्य अगर सवाल पूछते तो आपका प्रश्न पूछना वाजिब था। टीकाराम जूली जी को तो बोलने नहीं देते। एक दलित व्यक्तियों का अपराध, दलित व्यक्तियों की अवहेलना करने की कांग्रेस ने अपनी प्रवृत्ति बना दी क्या? मदन दिलावर जी एक दलित अगर शिक्षा मंत्री है तो उसका अपमान करने का ठेका ले रखा क्या कांग्रेस ने? दलित विरोधी रही है हमेशा कांग्रेस, दलित विरोधी रही है। टीकाराम जूली अगर बोल रहा तो बीच में अध्यक्ष को बोलने की क्या जरूरत आ गई? इससे ये साबित होता कि कांग्रेस दलित विरोधी है। नहीं, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर का आपने अपमान किया, आज दलितों का आप अपमान करते हो। रुक जाइए, आज आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति है उसका अपमान आपने किया है। रुक जाइए परुष भाई, रुक जाइए आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति है उसका अपमान किया है। 2 मिनट रुक जाइए। हमेशा दलितों का अपमान किया है, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है दलितों का अपमान करना। नहीं, अब आप दोनों रुक जाइए। परुष भाई मेरी बात सुनिए, परुष भाई मेरी बात सुनिए। वाजिब सवाल वाजिब तरीके से उठाया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा सक्षम थी पूरक प्रश्न लाने के लिए। इंदिरा मीणा को रोककर टीकाराम जूली बीच में बोले, स्पीकर ने उन्हें बोलने दिया और उनका बोला सदन की कार्रवाई में भी आया है। ये तो स्पीकर की सहृदयता हुई ना, उन्होंने बोलने दिया। लेकिन प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न इंदिरा मीणा की तरफ से आना चाहिए था। इंदिरा मीणा ने वो पूरक प्रश्न पूछा नहीं, क्योंकि या तो वो उनके दिमाग में आया नहीं या वो उनको समझ में आया नहीं। और उसके बाद वो 43% वाला नॉलेज लेकर टीकाराम जूली बोलने लगे, लेकिन वो 43% वाला लॉजिक एवरेज पर फिट बैठता ही नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं परुष भाई, मुद्दे उठाइए, सलीके से उठाइए, ताकि हमें भी जवाब मिले। टीकाराम जूली ने जो सवाल पूछे उसका जवाब हम भी जानना चाहते हैं, लेकिन तरीका होगा ना। देखिए स्वप्निल भाई, मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा कि आप आज सदन की स्थिति देखिए। आज सदन में यदि हम जिस टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम अन्य मामलों में चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी के तो खुद के विधायकों ने आज सरकार को घेरा। चर्चा करनी है देखिए, प्रताप सिंह श्रीचंद कपलानी ने सरकार को घेरा। आपके विधायक बड़ा गर्व से बता रहे हैं कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ और मेरा बेटा दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और यहाँ राजस्थान वाले शिक्षक ढूंढ रहे हैं। महात्मा गांधी स्कूल में शिक्षक कहाँ थे? सुविधाएं कहाँ थी? मंत्री को जवाब देना पड़ा। नहीं परुष जी, अगर आज की कार्रवाइयों पर बात करनी है तो आप ही के बोले सेंटेंसेस को मैं उठा लेता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि स्पीकर की व्यवस्था के बाद भी इस बात पर अड़ना कि नहीं मंत्री जी इन शब्दों को दोहराएं, गलत है। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपके विधायक खड़े होकर ये बताएं कि मेरा बेटा फॉरेन में पढ़ रहा है, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है, और यहां पर राजस्थान वाले महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के बाद भी अंग्रेजी टीचर के लिए तरस गए, कंप्यूटर टीचर के लिए तरस गए। ये क्या झगड़ा चल रहा है भाई सदन में, क्यों चल रहा है? स्वप्निल जी, देखिए, राजस्थान में जो हमारे द्वारा जो नवाचार महात्मा गांधी विद्यालय के लिए किया गया, तो निश्चित तौर पे यही सोच करके किया गया कि राजस्थान का जो वर्ग निजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की महंगी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसका बच्चा भी सरकारी स्कूल में जाए और बिना पैसे के अंग्रेजी पढ़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां ज्वाइन करे। बालों पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं ये बता के कि मेरा बेटा फॉरेन में पढ़ रहा है, विधानसभा की कार्रवाई में अंकित हुआ ये। देखिए, उनकी भावना समझनी होगी। उनकी भावना इस बात को थी कि भाई मैं विधायक होकर के अगर मेरा बच्चा अंग्रेजी में पढ़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जा सकता है, तो राजस्थान का एक आम गरीब के बच्चे को भी महात्मा गांधी के विद्यालय में पढ़ने की हमने सहूलियत दी। भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न किया जाना चाहिए कि महात्मा गांधी विद्यालय में आपने तलवार क्यों लटका रखी है? ठीक है स्वप्निल भाई, कल के बजट में वाजिब सवाल पे वापस आ रहा हूं। गर्ग साहब, टीकाराम जूली पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन इन सवालों के जवाब भी आने चाहिए थे जो जवाब खींवसर साहब ने दिए। सवाल यह था कि भैया महिला अपराध का जो आंकड़ा बताया गया उसमें से दलित अपराध के कितने केस हैं, नाबालिग के कितने केस हैं, कितने चालान पेंडिंग हैं, दलित महिलाओं को जो पैकेज दिया जाता है उसके कितने पैकेज पेंडिंग है, कितने दिए जा चुके हैं। वाजिब सवाल है, इनके जवाब भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने चाहिए, वो नहीं आ पाए।
क्या लगता है आपको, क्यों नहीं आ पाए? ऐसा कुछ नहीं है, निश्चित रूप से अगर ये चीज है तो आना चाहिए, उसमें तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है और देंगे। जवाब नहीं दिया मंत्री जी ने। चुप रहो ना 5 मिनट। साहब जवाब नहीं दिया, 5 मिनट चुप रहो ना, जवाब दे रहा हूँ, लेने की कोशिश जवाब दे रहा हूँ ना। मैं ले रहा हूं। दलितों का अपमान करना ही जानती है क्या कांग्रेस? दलितों का अपमान करना ही जानती है क्या कांग्रेस? इसके अलावा कोई काम है क्या कांग्रेस का? बोलने नहीं देते कांग्रेस। हाँ, आप ये देखो कि अगर दलित व्यक्ति विधानसभा के अंदर बोलता है तो बीच में आपके व्यक्ति को क्या जरूरत है बोलने की? दलितों का अपमान करते रहते हो जब देखो जब। ठीक है, अगर आज शिक्षा मंत्री अच्छा काम कर रहा है मदन दिलावर, तो आपको तकलीफ किस बात की हो रही है? आपको तकलीफ किस बात की है? परुष भाई दो मिनट, साहब 2 मिनट। परुष भाई परुष भाई इस बिहेवियर से जवाब नहीं आएंगे, इस बिहेवियर से जवाब नहीं आएंगे। जब मैं अरे भाई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन रही है तो आप वो भी बचा नहीं पा रहे हो। संविधान का विरोध कर रही है, अम्बेडकर का विरोध करने वाले ठीक है। 2 मिनट परुष भाई रुक जाइए। परुष भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने खुद कहा टीकाराम जूली के उठाए। रुकिए ना परुष भाई, मेरी बात सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जब मैं खुद कह रहा हूं, अगर साहब 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। मैं परुष भाई मैं क्या कह रहा हूं, टीकाराम जूली ने सही सवाल उठाया, मैं कह रहा हूं ना। अब अगर उसका जवाब लेने की कोशिश कर रहा हूं तो लेने तो दीजिए, नहीं तो जो सदन में हुआ वो इस डिबेट में हो जाएगा। आप लोगों को प्रैक्टिस है, मुझे प्रैक्टिस नहीं है। मेरा काम है सवाल पर जवाब लेने की कोशिश करना, मुझे करने दीजिए। गर्ग साहब मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये जो बाइफिकेशन होता है क्राइम का, जो एनसीआरबी भी नोट करेगी, इसका मतलब है कि या तो थानों ने पूरा कैटेगराइज कर आंकड़े सरकार को नहीं दिए, सिर्फ एक मोटा मोटा आंकड़ा बता दिया है, और या फिर कैटेगराइज करके बताया गया हो तो फिर ये पता चलना चाहिए कि दलित अपराध के कितने केस हैं, नाबालिग के कितने केस हैं, कितनों में चालान पेंडिंग है। ये तो वाजिब है, यही तो पूरक में आएगा ना, यही तो तैयारी होनी चाहिए सरकार की तरफ से जवाब देने की। कहाँ आया इसमें? देखिए मेरी बात सुनो, हाँ। इसमें कहीं पे भी कोई चीजें छिपी हुई नहीं है, हाँ। क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन सिस्टम है। आप कहीं पे भी किसी भी थाने में जाओ, और जो पत्रकार लोग, मीडिया लोगों के पास में तो पहले सूचना आती है साहब, हमारे पास तो बाद में आती है, आपके पास सूचना ही पहले आती है। तो इसलिए कहीं पे कोई अपराध के मामले में कोई भी स्वप्निल भाई किसी भी चीज का कोई छुपा हुआ नहीं है, जो भी चीज है वो सामने है। हमारे अपराध हर महीने अपराध के आंकड़े अपडेट करती थी, आपके अपडेट होना बंद कर दिया। 7 महीने में मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए एक्सटेंड कर रहा हूं। मुकेश इंदौरिया जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मुकेश इंदौरिया जी मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि लॉजिस्टिक्स को समझने की अगर हम कोशिश करें तो विपक्ष लगभग उस राह पर चलने की कोशिश कर रहा है जो उसने 2018 और 2019 में झेला। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। विपक्ष चाहता है कि किसी तरह से वो ये साबित कर ले जाए कि सत्ता पक्ष में फूट है। विपक्ष ये चाहता है कि एग्रेशन के साथ बाकी चीज़ों को ढक दिया जाए। विपक्ष चाहता है कि यहाँ से बाहर मैसेज ये जाए कि हम ही आपके रहनुमा हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं जाया जाता। सदन की अपनी एक गरिमा होती है और उसे मेंटेन किया जाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी कहलाएंगे। स्वपन जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विधानसभा के सदन के अंदर पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता ये उम्मीद लगा के बैठी रहती है कि हमारे से जुड़े हुए मुद्दों पे चर्चा होगी और हमारे जनहित के अंदर फैसले लिए जाएंगे। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से हो हंगामा करके सदन के अंदर जो व्यवस्थाएं खराब की जा रही हैं, वो सारी हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को बहस करनी चाहिए, विपक्ष को बहस करनी चाहिए, सवाल दागने चाहिए सरकार को, सरकार के ऊपर, और सरकार को भी जवाब देना चाहिए। जो तथ्य है उनको सदन के पटल पे रखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो मुद्दे गौण हैं उनको सरकार को संवेदनशीलता के साथ में जनता के प्रति जवाबदेही तय करनी चाहिए कि आम नागरिक राजस्थान का, प्रदेश का अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और विपक्ष की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सवाल जो पूछे उसका जवाब सरकार से ले, ना कि हो हंगामा करके सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे तमाम दर्शकों का भी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।